दोस्तों, जन्म नक्षत्र और ग्रह नक्षत्र मानव जीवन पर क्या और किस तरह से प्रभाव डालते हैं, साथ ही उनके प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। अगर आप आकाश को 12 समान भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग को हम राशि कहते हैं। लेकिन अगर आप आकाश को 27 भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग को नक्षत्र कहा जाता है। दोस्तों, राशियां तो कल्पित हैं, इसलिए ज्योतिष को नक्षत्र विज्ञान कहते हैं, ना कि ग्रह या राशि विज्ञान। आकाश में स्थित तारा समूह को नक्षत्र कहा जाता है। साधारण रूप से ये चंद्रमा के पथ से जुड़े हुए होते हैं। नक्षत्र से ज्योतिषीय गणना करना वेदांग ज्योतिष का अंग है। नक्षत्र हमारे आकाशमंडल के मील के पत्थरों की तरह हैं, जिससे आकाश की व्यापकता का पता चलता है। वैसे नक्षत्र तो 88 हैं, लेकिन चंद्रपथ पर 27 ही माने गए हैं। जिस तरह से सूर्य मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक भ्रमण करता है, उसी तरह से चंद्रमा अश्विनी से लेकर के रेवती नक्षत्र तक विचरण करता है और वो काल नक्षत्र मास कहलाता है। दोस्तों, ये लगभग 27 दिनों का होता है, इसलिए 27 दिनों का एक नक्षत्र मास होता है। हमारे जीवन, जन्म और मृत्यु पर नक्षत्रों का विशेष प्रभाव पड़ता है। नक्षत्र के द्वारा किसी व्यक्ति के सोचने की शक्ति, स्वभाव, भविष्य, अंतर्दृष्टि और उसकी विशेषताओं का विश्लेषण हम आसानी से कर सकते हैं, और यहाँ तक कि नक्षत्र आपकी दिशा, अवधि की गणना करने में भी मदद करता है। लोग ज्योतिषीय विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणियों के लिए नक्षत्र की अवधारणा का उपयोग करते हैं। मान्यता है कि माता पिता के नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भी नक्षत्र दोष लगता है। कहते हैं कि अगर माता पिता या फिर सगे भाई बहन के नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ हो तो उसको मरण तुल्य कष्ट होता है, ऐसा ज्योतिषीय मानते हैं। इस दोष के निवारण के लिए किसी शुभ लग्न में अग्निकोण से ईशान कोण तक की तरफ जन्म नक्षत्र की सुंदर प्रतिमा बनाकर कलश पर स्थापित करें। फिर लाल वस्त्र से ढककर उपरोक्त नक्षत्रों के मंत्र से पूजा अर्चना करें। फिर उसी मंत्र से 108 बार घी और समीधा से आहुति दें तथा कलश के जल से पिता, पुत्र और सहोदर का अभिषेक करें। ये कार्य किसी अच्छे पंडित के सानिध्य में विधि पूर्वक किया जाता है। अब आइए गंड मूल नक्षत्र के विषय में जानते हैं। 3 नक्षत्र गंड के होते हैं और 3 मूल नक्षत्र के होते हैं। कर्क राशि तथा अश्लेषा नक्षत्र की समाप्ति साथ साथ होती है, वहीं सिंह राशि का समापन और मघा राशि का उदय हमेशा एक साथ होता है। इसी कारण इसे अश्लेषा गंड संज्ञक और मघा मूल संज्ञक नक्षत्र कहा गया है। वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र की समाप्ति हमेशा एक साथ होती है और धनु राशि और मूल नक्षत्र का आरंभ इसी जगह से हो जाता है। इसलिए इस स्थिति को ज्येष्ठा, गंड और मूल नक्षत्र कहते हैं। मीन राशि और रेवती नक्षत्र एक साथ समाप्त होते हैं और मेष राशि और अश्विन नक्षत्र की शुरुआत हमेशा एक साथ होती है। इसलिए इस स्थिति को रेवती गंड और अश्विन मूल नक्षत्र कहा जाता है। उक्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले की नक्षत्र शांति करी जाती है। पूर्णा तिथि के अंत की घड़ी जैसे कि 5, 10, 15 और नंदा तिथि जैसे कि 1, 6, 11 के शुरू में 2 घड़ियां, कुल मिलाकर के 4 तिथि को गडांत कहा जाता है। इसी प्रकार रेवती और अश्विन की संधि पर, आश्लेषा और मघा की संधि पर, ज्येष्ठा और मूल की संधि पर 4 घड़ी मिलाकर के नक्षत्र गंडांत कहलाता है। इसी तरह से लग्न गंडांत होता है। मीन, मेष, कर्क, सिंह तथा वृश्चिक, धनु राशियों की संधियों को गंडांत कहा जाता है। मीन की आखिरी आधी घटी और मेष की प्रारंभिक आधी घटी, कर्क की आखिरी आधी घटी और सिंह की प्रारंभिक आधी घटी, वृश्चिक की आखिरी आधी घटी तथा धनु की प्रारंभिक आधी घटी लग्न गंडांत कहलाती हैं। इन गंडांतों में ज्येष्ठा के अंत में 5 घटी और मूल के आरंभ में 8 घटी
महा अशुभ मानी गई है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म इस योग में हुआ है तो उसे इसके उपाय करना चाहिए। ज्येष्ठा गंड शांति में इंद्र सूक्त और महामृत्युंजय का पाठ किया जाता है। मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा और मघा को अति कठिन मानते हुए 3 गायों का दान बताया गया है। रेवती और अश्विन में 2 गायों का दान बताया गया है और अन्य गंड नक्षत्रों के दोष या किसी अन्य दुष्ट दोष में भी 1 गाय का दान बताया गया है। ज्येष्ठ नक्षत्र की कन्या अपने पति के बड़े भाई का विनाश करती है और विशाखा के चौथे चरण में उत्पन्न कन्या अपने देवर का नाश करती है। आश्लेषा के अंतिम 3 चरणों में जन्म लेने वाली कन्या या पुत्र अपनी सास के लिए अनिष्ट कारक होती है तथा मूल के प्रथम 3 चरणों में जन्म लेने वाले व्यक्ति अपने ससुर को नष्ट करने वाले होते हैं। अगर पति से बड़ा भाई ना हो तो ये दोष नहीं लगता है। मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में पिता को दोष लगता है, दूसरे चरण में माता को और तीसरे चरण में धन का नुकसान होता है। चौथा चरण व्यक्ति के लिए शुभ होता है। गंडांत योग में जन्म लेने वाले बालक के पिता उसका मुंह तभी देखेंगे जब इस योग की शांति हो गई हो। इस योग की शांति के लिए किसी पंडित से जानकर ही उपाय करें। अब आइए जानते हैं नक्षत्र मास के क्या क्या नाम हैं। दोस्तों, हमारे नक्षत्र हैं आश्विन, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्रों को हम 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। ये 4 श्रेणियां हैं अंध नक्षत्र, मंदलोचन नक्षत्र, मध्यलोचन नक्षत्र और सुलोचन नक्षत्र। दोस्तों, अंध नक्षत्र पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, रेवती और रोहिणी नक्षत्र को लिए हुए है। मंदलोचन नक्षत्र के अंदर आश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा, अश्विनी और मृगशिरा नक्षत्र आते हैं। मध्यलोचन नक्षत्र में मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी और आद्रा नक्षत्र आते हैं और अंत में सुलोचन नक्षत्र में पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका और पुनर्वसु नक्षत्र आते हैं। दोस्तों, अभी हमने जो आपको नक्षत्रों के नाम बताए उसमें से क्रम से 1, 4, 8, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 26 और 27 इन 13 नक्षत्र को जो होते हैं ये शुभ फलदायी होते हैं। आप इनमें किसी भी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। और 5, 7, 10 और 16 ये 4 नक्षत्र जो होते हैं ये मध्यम फल देने वाले होते हैं। कोई खास मजबूरी हो कि ये कार्य तो इस दिन करना ही है, इसको आप टाल नहीं सकते हैं, तभी आप इन नक्षत्रों में चौघड़ियाँ देखकर अपने कार्यों को करें। और इसके साथ ही 2, 3, 6, 9, 11, 15, 18, 19, 20 और 25 ये 10 नक्षत्र जो होते हैं ये अशुभ फल देने वाले होते हैं। इनमें कोई भी शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, अब इन नक्षत्रों के ग्रह स्वामी और राशियों की बात करें तो अश्विन नक्षत्र का केतु ग्रह स्वामी होता है और इसकी राशि मेष होती है। भरणी नक्षत्र का ग्रह स्वामी शुक्र होता है और इसकी राशि भी मेष ही है। कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य ग्रह है और इसकी राशि मेष और वृषभ है। रोहिणी नक्षत्र का ग्रह स्वामी चंद्रमा है और इसकी राशि भी वृषभ है। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल ग्रह है और इसकी राशि वृषभ और मिथुन है। आद्रा नक्षत्र के अधिपति राहु ग्रह को माना गया है और इसकी राशि मिथुन है। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है और इसकी राशि मिथुन और कर्क है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है और इसकी राशि कर्क है। आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह है और इसकी राशि कर्क है। मघा नक्षत्र का स्वामी बुध है और इसकी राशि सिंह है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह है और इसकी राशि सिंह है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का ग्रह स्वामी सूर्य है और इसकी राशि सिंह और कन्या है। हस्त नक्षत्र
का स्वामी चंद्रमा है और इसकी राशि कन्या है। वहीं चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल और राशि कन्या और तुला है। स्वाति नक्षत्र का ग्रह स्वामी राहु है और इसकी राशि तुला है। विशाखा नक्षत्र का ग्रह स्वामी बृहस्पति और राशि तुला और वृश्चिक है। अनुराधा नक्षत्र का ग्रह स्वामी शनि और राशि वृश्चिक है। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह है और राशि वृश्चिक है। मूल नक्षत्र का ग्रह स्वामी केतु है और राशि धनु है। वहीं पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का ग्रह स्वामी शुक्र और राशि धनु है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का ग्रह स्वामी सूर्य है और राशि धनु है। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्र और राशि मकर है। धनिष्ठा नक्षत्र का ग्रह स्वामी मंगल और राशि मकर और कुंभ है। शतभिषा नक्षत्र का ग्रह स्वामी राहु और राशि कुंभ है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का ग्रह स्वामी बृहस्पति और राशि कुंभ और मीन है। वहीं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का ग्रह स्वामी शनि और इसकी राशि मीन है। और अंत में रेवती नक्षत्र का ग्रह स्वामी बुध और इसकी राशि मीन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये तो जानकारी हुई नक्षत्रों के बारे में। अब आइए जानते हैं कि ग्रह नक्षत्र मानव जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं। अक्सर ये सवाल मनुष्य के विचार में आता है कि दूर बैठे ग्रह नक्षत्र किस तरह से मानव के जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। सूर्य और चंद्र सभी ओर एक साथ प्रकाशित होता है और ये सभी पर एक साथ प्रभाव डालता है। जब ऐसा होता है तो फिर कुंडली देखने या फिर ज्योतिष के द्वारा व्यक्ति विशेष पर ग्रहों के अच्छे या फिर बुरे प्रभाव का विश्लेषण करना व्यर्थ है। ये सही है कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश इस धरती के एक विस्तृत भूभाग पर एक सा पड़ता है, लेकिन उसका प्रभाव भिन्न भिन्न रूप में देखा जा सकता है। कहीं पर सूर्य के प्रकाश के कारण अधिक गर्मी पड़ती है तो किसी ठंडे इलाके में उसके प्रकाश के कारण जीव जंतुओं को राहत मिलती है। सूर्य का प्रकाश तो एक समान ही धरती पर प्रकाशित हो रहा है, लेकिन धरती का क्षेत्र एक जैसा नहीं है। उसके प्रकाश से कुछ जीव मर रहे हैं तो कुछ जीव जिंदा हो रहे हैं। अगर हम ये माने कि एक क्षेत्र विशेष पर एक सा प्रभाव होता है तो भी ये गलत है। दोस्तों, मान लीजिए कि 100 या 200 किलोमीटर के एक जंगल में एक तूफान उठता है तो उस तूफान के चलते कुछ पेड़ खड़े रहते हैं और कुछ उखड़कर गिर जाते हैं, कुछ झुक जाते हैं और तूफान को निकल जाने देते हैं। इसी तरह से जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कुछ जीवों को इससे राहत मिलती है और कुछ जीव इससे परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस सब के बीच धरती पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का प्रत्येक क्षेत्र प्रकृति और व्यक्ति पर अलग अलग पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। इसी तरह समस्त ब्रह्मांड के ग्रह और नक्षत्र और उनकी अति सूक्ष्म हलचल का प्रभाव भी पृथ्वी पर पड़ता है। सूर्य और चंद्र के प्रभाव को तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, लेकिन गुरु और शनि का प्रभाव नहीं दिखाई देता है, इसलिए उनको नकारा जाना स्वाभाविक है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य के प्रभाव से ऊर्जा और चंद्र के प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चंद्र का प्रभाव जल पर अधिक पड़ता है। चंद्र के प्रभाव से समुद्र में अष्टमी के दिन लघु ज्वार और पूर्णिमा के दिन ज्वार उत्पन्न होता है। मनुष्य के भीतर स्थित जल पर भी चंद्र का प्रभाव हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हमारा मस्तिष्क जल में ही डूबा हुआ है। हर व्यक्ति के भीतर जल की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। इसी भिन्नता के कारण ही उस पर दूसरे से अलग प्रभाव पड़ता है, अर्थात हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव इस कारण से पड़ता है। दोस्तों, पूर्णमासी के दिन अपराध, आत्महत्या और मानसिक तनाव में बढ़ोतरी हो जाती है। समुद्र में मछलियों के व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। ये भी देखा गया है कि इस दिन ऑपरेशन करने पर खून अधिक बहता है। शुक्ल पक्ष में वनस्पतियां अधिक बढ़ती है। सूर्योदय के बाद
वनस्पतियों और प्राणियों में स्फूर्ति के प्रभाव को सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, बहुत से शोधों से पता चला है कि हर 11 साल में सूर्य में विस्फोट होता है, जो कि 1000 अणु बम के बराबर होता है। इस विस्फोट के कारण धरती का वातावरण बदल जाता है। इस सब बदले हुए वातावरण के कारण धरती पर उथल पुथल बढ़ जाती है। इस दौरान लड़ाई झगड़े, मारकाट अधिक होते हैं। युद्ध भी इस समय पर होता है। जब ऐसा समय शुरू होता है तो फिर इस समय को शांत होने में भी काफी समय लगता है। इसी दौरान पुरुषों का खून पतला हो जाता है। वृक्षों के तनों में स्थित वलय के आकार बड़े हो जाते हैं। इस दौरान कई घटनाक्रम देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये कहना गलत होगा कि ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव मानव जीवन पर नहीं पड़ता है। ग्रह और नक्षत्र दोनों ही व्यक्ति पर भरपूर प्रभाव डालते हैं। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत से शोध किए हैं और ये जाना है कि किस तरह प्रत्येक ग्रह और नक्षत्र का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य पर किस तरह और कैसा पड़ता है। दोस्तों, मनुष्यों पर केवल ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव ही नहीं पड़ता है, बल्कि हमारे आसपास की प्रकृति और वातावरण का प्रभाव भी हमारे जीवन में उथल पुथल पैदा करता है। दोस्तों, ये सभी बातों को गहराई से जाना समझा गया। उसके बाद से ही लोगों ने वास्तु के अनुसार घरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। योग और आयुर्वेद का सहारा लोग लेने लगे। नक्षत्रों की चालों को समझकर ही हम मौसम का हाल जानने लगे। जब धीरे धीरे समझ लोगों में बढ़ गई तो लोगों ने ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के अन्य उपाय भी ढूंढे। ज्योतिष जो उपाय बताते हैं वो अनुभूत सत्य पर आधारित और शास्त्र सम्मत होते हैं। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।